Myself Shankar Shiboy. I welcome all of you in my YouTube channel R&T Education Hub. आज से हमने एक स्पेशल क्लास शुरू की है जिसमें हम 5 या 7 मिनट का एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे जो अलग अलग मुद्दों पर आपको सूचना प्रदान कराएगा। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रहने वाला है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। पहले हम भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के नाम जान लेते हैं। अनुसूची 1 टॉक्स अबाउट टेरिटरीज ऑफ इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्र की बात करती है। अनुसूची 2 इमोल्यूमेंट्स के बारे में बात करती है, यानी वेतन और भत्तों के बारे में बात करती है। अनुसूची 3 अफर्मेशन की बात करती है, यानी प्रमुख संवैधानिक पदों पर शपथ किस प्रकार ली जाएगी उसके बारे में। अनुसूची 4 राज्यसभा के बारे में बात करती है। अनुसूची 5 शेड्यूल एरिया के बारे में। अनुसूची 6 अदर शेड्यूल एरियाज के बारे में। अनुसूची 7 फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनुसूची 8 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनुसूची 9 लैंड रिफॉर्म के बारे में बात करती है। अनुसूची 10 एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। अनुसूची 11 पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। अनुसूची 12 म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बात करती है। आज हम अनुसूची 10 जो कि दल बदल विरोधी कानून की बात करती है उसके बारे में बात करेंगे। शेड्यूल 10 भारत के मूल संविधान में शामिल नहीं थी। इसे 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दल बदल विरोधी कानून अनुसूची 10 में वर्णित है। सबसे पहले जानते हैं दल बदल क्या होता है। कोई भी संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य किसी पार्टी से चुनकर के आता है। अगर चुने जाने के बाद में, निर्वाचित होने के बाद में, अगर वो सदस्य व्यक्तिगत हित के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए या फिर रिश्वत देने या किसी भी प्रकार के लालच में आकर उस पार्टी को छोड़ करके अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो इसे दल बदल की श्रेणी में रखा जाता है। इसको रोकने के लिए, क्योंकि कई बार इस तरह से एमएलए और एमपीज का दूसरी पार्टी में जाना अस्थिर सरकार का कारण बन जाता है। जिस चीज को रोकने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन करके एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया जो कि अनुसूची 10 में वर्णित है। 1985 से पहले दल बदल कानून ना होने की वजह से बहुत सी राज्य सरकारों को अनकॉन्स्टिट्यूशनली गिराया गया था। इसके लिए राजीव गांधी सरकार ने 1985 में 52वां संविधान संशोधन करके एंटी डिफेक्शन लॉ भारतीय संविधान में लागू कर। अब हम अनुसूची 10 के प्रोविजंस जानते हैं, यानी कोई भी एमएलए या एमपी किसी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल होता है, यानी दल बदल करता है, तो उसका किस तरह से डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है, यानी डिस्क्वालीफाइड करने के ग्राउंड्स क्या है, किस आधार पर उसे डिस्क्वालीफाइड किया। किसी भी सदस्य द्वारा दल बदल करने पर 4 ग्राउंड्स के आधार पर उसे डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। जो ग्राउंड है वो है वॉलंटियरली रिजाइन। अगर कोई सदस्य किसी पर्टिकुलर पार्टी से निर्वाचित होने के बाद उसकी सदस्यता से इस्तीफा देता है तो उसे दल बदल कानून के तहत डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सेकेंड ग्राउंड, अगर किसी पार्टी द्वारा व्हिप जारी किया जाता है, और व्हिप 3 तरीके से जारी होता है, 1 लाइन व्हिप, 2 लाइन व्हिप और 3 लाइन व्हिप। अगर 3 लाइन व्हिप जारी होता है और उसके बाद में अगर सदस्य उस पार्टी की विल के खिलाफ वोट करता है, कोई पर्टिकुलर पार्टी है जिसने अपने सदस्यों को व्हिप जारी किया, अगर पार्टी द्वारा उस सदस्य को किसी बिल के खिलाफ वोट देने को कहा जाता है और अगर वो सदस्य उस पार्टी के निर्देशों के खिलाफ जाकर के उसके समर्थन में वोट देता है तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये डिस्क्वालिफिकेशन ओनली व्हिप नंबर 3 में ही लागू। इसके अलावा जो तीसरा ग्राउंड बनता है वो ये है, अगर कोई सदस्य इंडिपेंडेंट मेंबर है। इंडिपेंडेंट मेंबर मतलब वो निर्दलीय चुनाव लड़े और वो विधानसभा या लोकसभा में चुनाव जीत करके पहुंच जाते हैं। उसके बाद अगर वो कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उसकी विधायिका या जो सांसद सीट है या सांसद की जो मेंबरशिप है वो समाप्त मानी जाती है, क्योंकि ये दल बदल विरोधी कानून के खिलाफ है। ऐसा नहीं किया जा सकता, यानी कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर निर्वाचित होने के बाद दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की स्थिति में उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। चौथा जो ग्राउंड बनता है, इसमें अगर कोई मेंबर है वो नॉमिनेटेड होता है, यानी अगर कोई मेंबर मनोनीत होता है और उसके बाद में मनोनीत होने के 6 महीने बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है
तो उसको सदस्यता से डिस्क्वालिफाइड किया जा सकता है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल राज्यसभा, अगर कोई राज्यसभा मेंबर है, वो मनोनीत किया गया है वहां पे, अगर वो मनोनीत होने के 6 महीने के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तब उसे उस पार्टी से मनोनीत सदस्य माना जाएगा। 6 महीने के बाद में पार्टी ज्वाइन करता है तो उसे डिस्क्वालिफाइड किया जा सकता है। तो ये 4 ग्राउंड बनते हैं। यानी अगर कोई वॉलेंटरीली रिजाइन करता है तब उसे क्या किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर कोई व्हीप जारी होने के बाद पार्टी की इच्छा के खिलाफ वोट देता है तब उसे क्या किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। कोई मेंबर इंडिपेंडेंट है, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, जीतने के बाद किसी पार्टी में चले जाते हैं तो भी उन्हें क्या किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन है उसमें कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने से पहले पार्टी ज्वाइन कर लेता तो वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा, लेकिन 6 महीने के बाद अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाइड होना पड़ेगा। ये 4 आपके आधार हैं जिनके आधार पर किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। अब इस लॉ में कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन मतलब किस आधार पर डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जा सकता है। तो पहला जो है, अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर्स, अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर्स एक साथ में रिजाइन करके किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उन सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होती, यानी वो विधानसभा और जो संसद है, विधायिका और संसद के सदस्य बने रहेंगे। 2/3 से पीछे बचे वो सदस्य भी क्या रहेंगे, उनकी भी विधायिका और जो संसद की सदस्यता है वो बनी रहेगी। तो ये एक्सेप्शन है यहाँ पर। तो ये एक्सेप्शन नंबर 1 था। अब जानते हैं एक्सेप्शन नंबर, अगर किसी सदन का स्पीकर निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए अपनी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे देता है तो उसकी सांसद की सदस्यता और विधायक की सदस्यता बनी रहती है, उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। लेकिन अगर वो अपने कार्यकाल के दौरान फिर से पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत आता है, जिसमें उसे रिजाइन करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर वो अपना टर्म यानी कार्यकाल पूरा होने के पश्चात वही पार्टी ज्वाइन करता है तो उसका सदस्यता बनी रहती है, लेकिन अगर कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करने पर उसकी सदस्यता जा सकती है, उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो सकता है। लेकिन स्पीकर अगर नॉर्मली अपनी सदस्यता से इस्तीफा देता है तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। एक्सेप्शन नंबर 3, इस एक्सेप्शन के अनुसार अगर किसी पार्टी द्वारा किसी सदस्य को उस पार्टी से निकाल दिया जाता है, ऐसी स्थिति में उस सदस्य की सदस्यता यानी विधायक की सदस्यता और सांसद की सदस्यता नहीं जाएगी, उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर अपने 3 डिफेक्शन के एक्सेप्शन पढ़े। पहला एक्सेप्शन क्या था आपका, पहला था आपका जब 2/3 मर्जर हो जाए तो उस स्थिति में एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। स्पीकर अगर इस्तीफा देता है अपनी पार्टी की सदस्यता से निष्पक्ष निर्णयों के लिए तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। इसके अलावा अगर किसी सदस्य को पार्टी द्वारा निकाला जाता है तो भी उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं है। अनुसूची 10 के तहत सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने का फैसला स्पीकर द्वारा लिया जाता है। 1993 तक स्पीकर का फैसला अंतिम माना जाता था, उसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। लेकिन 1993 में कियोतो होलोहन केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि स्पीकर का डिसीजन फाइनल नहीं है। संवैधानिक कोर्ट एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त होने पर उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, लेकिन जब तक स्पीकर अपना फैसला नहीं सुनाएगा तब तक सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। यानी स्पीकर के डिसीजन के बाद ही सुप्रीम कोर्ट यहाँ क्या ले सकता है, डिसीजन ले सकता है। स्पीकर के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है कि वो किस टाइम लिमिट तक सदस्यों की सदस्यता समाप्त करेगा। इसके अलावा अलग अलग डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने इस एंटी डिफेक्शन लॉ की अलग अलग फ्रेजेस को डिफाइन किया है। यहाँ एक फ्रेज शुरुआत में मैंने मेंशन की थी, वॉलेंटियरली रिजाइन। अब वॉलेंटियरली का सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिफाइन किया है, सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है वॉलेंटियरली रिजाइन का कतई ये मतलब नहीं है कि किसी सदस्य को अपनी पार्टी को फॉर्मल रेजिग्नेशन देना होगा। अगर वो सदस्य संसद में या कहीं बाहर एंटी पार्टी कंडक्ट करता है, यानी पार्टी के खिलाफ बोलता है, पार्टी के मीडिया में या ऑपोजिशन के साथ मिलकर के कार्य करता है, ऐसी स्थिति में भी उसके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है और उसका रिजाइन समझा जाता है और उसे
विधायिका या सांसद की सदस्यता से निष्कासित किया जा सकता है। तो यह वॉलेंटियरली का मतलब ये कतई नहीं है कि एमएलए या एमपी क्या करेगा, फॉर्मल लेटर लिख के देगा, फॉर्मल रेजिग्नेशन देगा, ये कतई नहीं है। इसका मतलब है अगर वो पार्टी की एंटी पार्टी कंडक्ट करता है तो भी उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। अब आप अनुसूची 10 के बारे में अच्छे से जान गए होंगे और किस तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ कार्य करता है उसके बारे में भी जान लिया होगा। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अगली अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।